हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 का वेदर और क्लाइमेट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक दिन में एक टाइम पर धूप निकली हुई है और उसके 1-2 घंटे बाद ही बारिश हो जाती है या फिर मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे ही मान लो एक दिन धूप निकली हुई है और फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ क्या होती है कि बारिश हो रही है। तो ये आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, इसे हम वेदर कहते हैं। हमें हॉट और ह्यूमिड वेदर है जो वो इतना पसंद नहीं आता है। हमें एक प्लीजेंट ब्रीजी वेदर पसंद आता है जिस टाइम पर हम बाहर जाना पसंद करते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है वो चेंज हो जाता है डे टू डे में। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place। जबकि क्या होता है, जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की जो काफ़ी लंबे समय से चल रही होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में समर सीज़न है, विंटर सीज़न है। ये बहुत सालों से सेम प्रोसेस जो है चल रहा है कि अप्रैल से जून जुलाई तक लगभग गर्मियाँ रहती हैं और फिर नवंबर से जनवरी फ़ैब तक सर्दियाँ रहती हैं। तो ये बहुत सालों से ऐसा, बहुत ईयर्स से ऐसा चल रहा है। तो ये एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से चल रही है। तो हम इसे क्लाइमेट कहते हैं। जबकि वेदर क्या होता है, जो डे टू डे में चेंजेस होते हैं या फिर आवर टू आवर चेंजेस हो रहे हैं, वो वेदर होता है। इसीलिए आपको समझ आएगा कि डेली जो वेदर फोरकास्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि डेली का जो टेम्परेचर है वो डिफ़र होता है, अलग अलग होता है। नाउ लेट्स सी इन द डू यू नो बॉक्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली वन। अर्थ पे जो एनर्जी रिसीव होती है सन की, वो सिर्फ 1 पार्ट होता है 20,000 लैक्स का। यहाँ पर जो दिया हुआ है 20,000 लैक्स जो सन की एनर्जी है उसमें से सिर्फ 1 पार्ट ही अर्थ रिसीव करता है। नाउ लेट्स सी टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर हम रोज़ फील करते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। जितनी भी हॉटनेस होती है या फिर कोल्डनेस होती है एयर में उसे टेम्परेचर बोलते हैं। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ डे और नाइट के बिटवीन ही चेंज नहीं होता है, लेकिन सीज़न टू सीज़न भी वो चेंज होता है। जैसे कि समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? जो इनकमिंग आने वाली जो सोलर एनर्जी है, सन से जो एनर्जी आती है और अर्थ इंटरसेप्ट करता है, वो भी, ये फैक्टर भी क्या करता है, टेम्परेचर को की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट्स सी हियर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। थर्मोमीटर हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किया जाता है। रेन गोज से हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है उसको मेज़र करते हैं। विंड वेन हमें विंड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। नाउ सी हियर द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। जो अमाउंट है, मात्रा है इंसोलेशन की, वो कम होती जाती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ, क्योंकि इक्वेटर पे ये ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होती है, और पोल्स की तरफ ये जाते जाते इंसोलेशन का अमाउंट डिक्रीज़ होता रहता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। जबकि जो टेम्परेचर है वो इसी तरीके से वो सेम मैनर में वो कम होता जाता है। अब आपको कुछ थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जो पोल्स हैं वो स्नो से कवर क्यों होते हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो, उससे क्या होगा कि वो इतनी ज़्यादा वार्म हो जाएगी कि कुछ जो क्रॉप्स हैं वो उग नहीं पाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर होता है जो सिटीज़ में वो ज़्यादा होता है विलेजेस के कंपेयर में, क्योंकि जो कंक्रीट और मेटल्स बिल्डिंग्स में यूज़ होता है और जो असफल्ट रोड्स में यूज़ होता है वो गर्म हो जाता है दिन के टाइम में, और ये जो हीट है रिलीज़ होती है रात के टाइम में। ऐसे ही जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो भीड़ वाली काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं शहरों में, वो गर्म हवा को, वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे कि सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाउ लेट्स सी इन द बॉक्स ऑफ डू यू नो।
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो डिग्री सेल्सियस है। इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने। अगर हम सेल्सियस स्केल पर देखें तो वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ सी एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. जो हमसे ऊपर, हमसे अबव जो एयर है वो प्रेस करती है बहुत ही ग्रेट फोर्स से, काफ़ी ज़्यादा फोर्स है हमारी बॉडीज़ पर, जबकि हम उसे फील नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा जो है हर तरफ से, सभी डायरेक्शन से प्रेस कर रही होती है और हमारी जो बॉडी है वो काउंटर प्रेशर करती है। इस वजह से एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो एयर का वेट है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ की सरफेस पे। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, ये प्रेशर जो है कम होता जाता है। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पे और ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली अगर हम इसकी बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है एयर के टेम्परेचर से उस प्लेस पर कितना है हॉरिजॉन्टली। ऐसे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, जिससे कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और लो प्रेशर एरिया किससे जुड़ा होता है? जहाँ पर क्लाउडी स्काइज होते हैं और वेट वेदर होता है। ऐसे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, अब यहाँ पर देखो कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है? लो प्रेशर एरिया है, और अगर टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि हवा ठंडी होती है, भारी होती है, और हैवी एयर क्या होती है? वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर एरिया किससे एसोसिएटेड है? क्लियर और सनी स्काई से। साफ यानी साफ आसमान होता है उस टाइम पर, या फिर सनी स्काईज होते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट इन द डू यू नो बॉक्स। ऑन द मून देर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। मून पर कोई एयर नहीं होती तो ना ही एयर प्रेशर होता है। एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर जो जाते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनते हैं जो कि हवा से फिल होते हैं जब भी वो मून पर जाते हैं। अगर वो स्पेस सूट्स नहीं पहनते हैं तो जो उनकी बॉडी काउंटर प्रेशर करती है एस्ट्रोनॉट्स की, उनसे क्या होगा? उनके ब्लड वेसल्स जो हैं बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, और जिनसे उन्हें ब्लीडिंग हो जाएगी। नाउ सी हेयर, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एयर की तरफ मूव करती है। नाउ सी विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे हम विंड कहते हैं। Now you can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. आप देख सकते हैं जब भी हवाएं चलती हैं तो सूखी जो पत्तियां होती हैं वो उड़ती रहती है। कई कई जगह पे पेड़ जो उखड़ जाते हैं स्टॉर्म के टाइम पे। कभी कभार विंड्स बहुत हल्की चल रही होती हैं, ब्लॉ कर रही होती हैं, कि आप उसमें देख सकते हैं कि आपको स्मोक भी दिखाई देता है और थोड़े छोटे छोटे फाइन डस्ट भी दिखाई देता है। कभी कभी विंड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। जब भी इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती है तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा मे बी, कि जो अम्ब्रेला है उसे भी होल्ड करना कितना मुश्किल हो जाता है। नाउ फर्स्ट लेट्स सी इन द डू यू नो बॉक्स। अ विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एक विंड का नाम उसकी डायरेक्शन पे, वो किस डायरेक्शन से आई है, किस डायरेक्शन से बहना स्टार्ट हुई है, वहाँ से रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विंड वेस्ट की तरफ से आई है, आ रही हैं, तो उसे हम वेस्टर्ली कहते हैं। अगर वो ईस्ट की तरफ से आ रही हैं तो हमें ईस्टर्ली कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विंड्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स में क्या है? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लीज, ये परमानेंट विंड्स हैं। ये जो लगातार ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करती रहती हैं पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इनको नेम ऐसे क्यों दिया गया? ट्रेड विंड्स कौन सी होते हैं? ये व्यापारिक पवनें, मतलब इनसे जो ट्रेड होता था पहले, कैसे होता था कि जो
अगर किसी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड के पर्पस के लिए जाना है तो वो शिप्स का इस्तेमाल करते थे। और शिप्स कब चलेंगी? जब उनके अकॉर्डिंग विंड सूटेबल होगी, उस डायरेक्शन में होगी। तो जब विंड सूटेबल होती थी, आइडियल होती थी, तो वो विंड्स के साथ साथ चलते थे अपने ट्रेड के पर्पस के लिए, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड्स कहा गया है। और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज मैंने आपको बताया जिस भी डायरेक्शन से ये स्टार्ट होती है बहना, इसलिए उनको ये डायरेक्शन का नाम दिया गया है। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? ये विंड्स क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं अलग अलग मौसम में। जैसे कि मानसून है इंडिया में, जब इंडिया में मानसून आता है तो विंड की डायरेक्शन अलग होती है, और जब वो वापस जाता है तो विंड की डायरेक्शन अलग होती है। ऐसे ही लोकल विंड्स में क्या होता है, ये सिर्फ एक, या तो वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, यानी किसी एक दिन में, या फिर वो पर्टिकुलर किसी टाइम पर चलती हैं, या फिर किसी एक छोटे एरिया में चलती हैं लोकल विंड्स, किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है, जब हवाएं लैंड से सी की तरफ जा रही होती हैं, और सी ब्रीज में जब सी से लैंड की तरफ आ रही होती हैं। द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। जो गर्म और सूखी जो स्थानीय हवाएं चल रही होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया में, उन्हें हम लू कहते हैं। सो लेट्स सी इन द हेयर, यहाँ पर देखो 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम्स। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको हम डोलड्रम्स भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर, और यहाँ पर क्या है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होती है। नाउ लेट्स सी इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितना है एरिया इनके बीच में? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ से जो हवाएं की जो विंड्स की जो डायरेक्शन दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये साउथ ईस्ट से जो विंड्स आ रही हैं तो इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा गया है। ये नॉर्थ ईस्ट से जो आ रही हैं तो इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा गया है। उसके अबव देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ में क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लो प्रेशर के कंपैरिजन में, इक्वेटर पे जो लो प्रेशर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। कम होता है तो हाई प्रेशर एरिया होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोला है। ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर भी ये हाई प्रेशर है, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं इसे भी। नाउ अब यहाँ पे प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज हैं, जो वेस्टर्लीज हैं ये वेस्ट से आ रही हैं तो इन्हें वेस्टर्लीज कहा गया है। ऐसे 60 डिग्री नॉर्थ पर सब पोलर लो प्रेशर। उसके बाद पोलर ईस्टरलाइज, जो ईस्ट से आ रही हैं विंड्स, तो उस डायरेक्शन से आ रही हैं तो इन्हें ईस्टर्लीज कहा गया। उसके बाद है हाई प्रेशर, 90 डिग्री नॉर्थ जहाँ पर पोल्स हैं। ऐसे ही 90 डिग्री साउथ पोल्स पर हाई प्रेशर, जो कि ये भी पोलर ईस्टरलाइज बोलते हैं, ये भी ईस्ट से आ रही हैं। ये क्या है, प्रेशर बेल्ट्स है मेजर, और विंड का सिस्टम दिखाया हुआ है, विंड की डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं इस डायग्राम में। इसके बारे में ज़्यादा हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं साइक्लोन। उड़ीसा में उड़ीसा जो कि हमारे इंडिया के ईस्टर्न सी कोस्ट पर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते रहते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में मेनली। तो ये कब आया था एक साइक्लोन वहाँ पर? 17 और 18 अक्टूबर 1999 में ये साइक्लोन आया था, जिसने कि स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी ज़्यादा हिट किया था। एक और सुपर साइक्लोन वहाँ पर आया था 29 अक्टूबर 1999 में, जिसने कि स्टेट के काफ़ी बड़े पोर्शन को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, ख़राब कर दिया था। ये जो डैमेजेस हुए थे इसकी वजह से, ये 3 फैक्टर्स की वजह से हुए थे। एक तो था विंड वेलोसिटी, विंड की जो वेलोसिटी थी, रेन की वजह से, या फिर टाइडल सर्ज की वजह से, यानी जो वेव्स थी उनकी वजह से। जो विंड्स थी वो लगभग 260 किलोमीटर तक वो चल रही थी पर आवर, जो कि 36 आवर्स तक वो लगभग उससे ज़्यादा तक वो चल रही थी। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेज। जो हाई वेलोसिटी विंड्स चल रही थी, इन्होंने पेड़ों को उखाड़ दिया था, और जितने भी कच्चे हाउसेज थे उन्हें बिल्कुल डैमेज कर दिया था। कई सारे जो इंडस्ट्रियल शेड्स थी, उनकी जो रूफ टॉप्स थी, उनको भी वो भी उड़ गई थी पूरी तरीके से। पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइंस वो भी ख़राब हो चुकी थी भारी बारिश की वजह से।
क्योंकि साइक्लोन हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। 3 दिनों तक लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई साइक्लोन की वजह से। ये जो रेन थी इसकी वजह से जो उड़ीसा की जो मुख्य नदियां हैं उनमें बाढ़ आ गई थी। जो साइक्लोनिक विंड्स थी उन कोस्ट टाइडल वेव्स, अब जो लहरें थी वो भी चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, जो कि दैट स्वैप 20 किलोमीटर इनलैंड। जो अंदर का जो इलाका था 20 किलोमीटर का, उसने उसको बहा दिया था और बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था कोस्टल एरियाज़ पे। 7 से 10 मीटर जो ऊंची टाइडल वेव्स थी वो एकदम से एंटर कर गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा मैसिव डैमेज हुआ था पैडी की क्रॉप्स को। ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था एक डिप्रेशन की तरह गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जो कि कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर के पास है, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में के पास में है ये, जो कि कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1999। और ये धीरे धीरे कहाँ पर मूव किया था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ये इतनी तेज़ी से सुपर साइक्लोन में चेंज हुआ था और इसने हिट किए थे एरिया इरासमा एंड बलीकुडा इन ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। जो सुपर साइक्लोन था इसने जो कोस्ट थी उड़ीसा की वो पूरी तरह से बिल्कुल बहा दी थी, जिसमें कि कौन कौन से शहर आ गए थे, भुवनेश्वर, कटक और भी 28 जो कोस्टल टाउन्स थे, तट पर जो टाउन्स थे वो अफेक्ट हुए थे। इसकी वजह से लगभग 13 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। काफ़ी ज़्यादा लाइव स्टॉक था, वो जो एनिमल्स थे वो मर चुके थे। जो फसल थी पैडी की, सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी सेलेनाइजेशन की वजह से। जो एग्रीकल्चर लैंड था वो इनफर्टाइल हो गया था। एक लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बेम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड, वो भी बिल्कुल डिसअपियर हो गए थे। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे पैरादीप और कोणार्क के बिटवीन, वो भी वैनिश हो गए थे। नाउ लेट्स सी अबाउट मॉइस्चर। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। जब पानी इवेपोरेट होता है लैंड से या फिर अलग अलग वाटर बॉडी से तो वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर होता है इस समय में, जो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, जो हवा में मॉइस्चर होता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, एक नमी होती है ना, चिपचिपाहट टाइप होती है। When the air is full of water vapor, जब हवा पूरी तरह से वाटर वेपर से फुल हो जाती है तो उसे हम ह्यूमिड डे बोलते हैं, नमी वाला दिन बोलते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid। जैसे जैसे हवा जो है वार्म होती है उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से और भी ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, यानी बहुत नमी हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे, जब ह्यूमिड डे होता है, जो कपड़े होते हैं वो उनको भी सूखने में टाइम लगता है और हमारी बॉडी पे जो स्वेट होता है वो भी बहुत काफ़ी टाइम तक रहता है और जिससे कि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर उठते हैं वो ठंडे होने लगते हैं एंड उसके बाद वाटर वेपर कंडेंस होते हैं जिससे कि वो फॉर्म करते हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स। और ये क्लाउड्स क्या होते हैं, इन्हीं ड्रॉपलेट्स के, वाटर ड्रॉपलेट्स के मासेस होते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स पानी के बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो हवा में फ्लोट नहीं कर पाते, बह नहीं पाते, तब वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मीन्स रेनफॉल हो जाता है, स्नो के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा कई बार प्लेन्स जब फ्लाई कर रहे होते हैं स्काई में तो अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन, जो उनकी इंजन से जो मॉइस्चर नमी निकली होती है वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रायल्स ऑफ दीज कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब। हमें ये कुछ ही टाइम तक दिखाई देता है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी एयर का मूवमेंट नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमें दिखाई देता है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। Precipitation जो अर्थ पर आता है लिक्विड फॉर्म में उसे हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो हमें रेन के वाटर से ही मिलता है। प्लांट्स भी हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में कि
व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब पेड़ जो हैं हिल्स की साइड में कट कर दिए जाते हैं तो रेन वाटर क्या होता है, बारिश का पानी बहने लगता है माउंटेन से, और जिससे जो निचले जो एरियाज़ होते हैं, लो लाइंग एरियाज़, वहाँ पर फ्लड आ जाता है। इस बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। फर्स्ट देखते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, कोल्ड एयर और वार्म एयर मीट करती हैं एक फ्रंट पर। कोल्ड एयर हैवी होती है, डेंस होती है, इसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है, और वार्म एयर जो होती है वो ऊपर उठती है, एक्सपैंड करती है, फिर ठंडी हो जाती है, जैसे कि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है। ये साइक्लोनिक रेनफॉल में है। नाउ ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल, ये माउंटेन एरियाज़ में होता है ज़्यादा। जब भी मॉइस्ट एयर जो है, हवा ऊपर उठती है, वो ऊपर उठती है तो वो हैवी हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, और हैवी हो जाती है तो वो होल्ड नहीं कर पाते उतना मॉइस्चर, जिससे कि बारिश हो जाती है। और आप देखेंगे कि जो ये विंडवार्ड साइड है, जहाँ से हवा चल रही होती है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और जो नेक्स्ट वाली जो एरिया है, नेक्स्ट जो माउंटेन का लीवार्ड साइड है, जो दूसरा साइड है, वहाँ पर बहुत ही कम और ना के बराबर बारिश होती है। ऐसे ही कॉन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करती है, मतलब वो फैल जाती है। जब वो फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, जिससे कि कंडेंसेशन होता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है। इसे हम कॉन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ये फ्रेश वाटर लेकर आता है अर्थ की सरफेस पर। अगर बारिश कम होती है तो वाटर स्केर्सिटी की, पानी की कमी या फिर सूखा पड़ जाता है, और नहीं तो क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और भी दूसरे तरीके के प्रेसिपिटेशन कौन कौन से हैं, स्नो है, स्लीट है और हेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ दिस चैप्टर इज़ complete.